बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबके लिए। मैं हूं आपके साथ आरिफ इशरफ। नाजरीन, इंसानी जिस्म में दिल की बहुत बड़ी अहमियत है और अमूमन दिल की धड़कन को जिंदगी तस्वुर किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़िश्ता की सालों से अमराज कल्ब में काफ़ी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में सालाना 4 लाख अमवात होती है। अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया में 1 करोड़ 80 लाख अफराद अमराज कल्ब की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। और ये जो मर्ज है ये बच्चों में, नौजवानों में आम और ख़तरनाक होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल मलिक। आई वेलकम यू टू माय प्रोग्राम सर। थैंक यू सर। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक होने की बड़ी वजह क्या है और हार्ट अटैक होने से कबल जो इंडिकेशन नजर आती हैं वो हम उसको क्यों इग्नोर कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि हार्ट अटैक की वजूहात क्या हैं। वजूहात को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। कुछ वजूहात ऐसी हैं जो मॉडिफाइएबल, जिनको हम कहते हैं, जिनको हम खुद से उनको बेहतर कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले नंबर पे शुगर का मसला है। शुगर एक, आपको पता है, एक बहुत ज़्यादा आम बीमारी है। अगर इसको हम अच्छे तरीके से वेल कंट्रोल कर लें दवाइयों से, या अगर इंसुलिन की ज़रूरत है, तो इससे भी हार्ट अटैक का जो मसला है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती हैं ब्लड प्रेशर का मर्ज। ब्लड प्रेशर भी आपको पता है आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इसको भी हम कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर को दवाइयों से और कुछ लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन करके इसको हम बेहतर कर सकते हैं, जिससे ये जो हार्ट अटैक का मसला है ये काफ़ी हद तक इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो बड़ी वजह आती है, जो आजकल के सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। अगर हम इस स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, ख़ास तौर पे कोई एक्टिव स्मोकर है या कोई ऐसी कंपनी में बैठता है जहाँ पे उसको पैसिव स्मोकिंग करना पड़ती है, वो भी तकरीबन उसी एक्टिव स्मोकर की तरह रिस्क पे होता है। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें तो इसकी वजह से हार्ट अटैक का जो मसला है उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सर, डॉक्टरों की एडवाइस के बावजूद भी जो पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट है, वो फिर भी स्मोकिंग करते हैं। इसकी फिर वो ज्यादा उसमें इम्पैक्ट हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है, वो क्यों डॉक्टर की एडवाइस पे वो अमल नहीं करते? इसमें यह स्मोकिंग, जैसे आपको पता है, उसमें एक निकोटीन होता है। निकोटीन की वजह से एडिक्शन हो जाती है। तो एडिक्शन को साफ ज़ाहिर है फौरन तो बंदा नहीं छोड़ सकता। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो इंसान की अपनी विल पावर होती है। और उसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन भी अब आ गई हैं जिसमें कुछ निकोटीन की रिप्लेसमेंट हम करते हैं, और कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर इन दवाइयों का अच्छे तरीके से डॉक्टर की जो हिदायत है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें तो इंसान अपनी विल पावर से इसको छोड़ने में कामयाब हो जाता है। एंजियोप्लास्टी क्या है? मुल्क भर में एंजियोप्लास्टी के 45,000 ऑपरेशन किए जाते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? ये क्यों, ये एंजियोप्लास्टी क्यों पेशेंट करवाते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये जो एंजियोप्लास्टी का जो मतलब है वो ये है कि जो दिल की नालियां होती हैं ना, जो दिल को खून की सप्लाई करती हैं, उसके अंदर जब तंगी आ जाती है, उस तंगी की वजह से दिल का अटैक होता है, या फिर इंसान को चलने से छाती में दर्द होता है, या सांस का मसला होता है। तो उस तंगी को खोलने के लिए हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसमें उस जहाँ पे नाली तंग होती है वहां पे हम स्टेंट रख के उस रास्ते को खोल देते हैं, ताकि जो दिल की खून की सप्लाई है वो मुसलसल होती रहे और उसमें किसी किस्म की कमी ना हो। अच्छा, अमराज कल्ब के मरीज ज्यादा देर चलने से उनका सांस फूल जाता है और इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये इसकी क्या वजह है कि वो ज्यादा देर चलते हैं, सांस फूल जाता है, फिर मैनी डिजीज क्रिएट हो जाती है उनमें? इसकी बड़ी वजह क्या है? सांस के मसला, इसमें दो चीजें हैं। एक तो यही है जो मैंने आपको बताया है कि जो दिल की नालियां होती हैं वो खून को सप्लाई उनकी काफी हद तक कम हो जाती है नालियों में तंगी की वजह। जब इंसान चलता है तो इंसान को दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। अब खून की नालियों की तंगी की वजह से खून प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा होता दिल को, तो इस वजह से जब डिमांड बढ़ जाती है चलने की वजह से, तो वो इंसान में जो है सांस का मसला। सर, इसका खुराक में क्या रोल है? अब ये जो खुराक एक बहुत अहम फैक्टर है दिल की। इसमें जो कोलेस्ट्रोल है, अब ये जो दिल की नालियां तंग होती हैं इसमें कोलेस्ट्रोल बेसिकली डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है नालियों के अंदर। अब अगर हम कोलेस्ट्रोल का इस्तेमाल कम से कम कर देंगे तो ये जो नालियों में कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट होता है, इसके चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे।
इस वजह से खुराक का एक बड़ा अहम किरदार है। अच्छा जी, जो हार्ट ऑफ डिजीज वो ये क्यों शुरू होती हैं, और ये खानदानी ये फैक्टर भी है हाँ कि खानदान की जो किसी बड़े मेंबर को हो जाए फिर उसके बाद ये कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, हाँ जी बिल्कुल। इसकी बड़ी वजह क्या है? ये बिल्कुल खानदानी है। इसमें यह है कि खानदान के जरिए जो विरासत आती है उसमें कुछ जो जीनियाती चीजें हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, उसमें अगर इस चीज का रिस्क हो, फैमिली हिस्ट्री अगर हमारी पॉजिटिव आ रही हो, तो वही रिस्क आपके अंदर जो है वो दिल की बीमारियों का बायस बनता है। सही है। अच्छा, ये जो दिल के जो मरीज होते हैं ये डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, जो इनकी डिप्रेशन है वो किस हद तक उसको दिल के ऊपर या उसकी बीमारी के ऊपर कितना असर कर सकती है, जो डिप्रेशन है? दिल के जो मरीज होते हैं, एक दफा अगर खुदा ना खास्ता दिल का मर्ज हो जाए तो वो फिर आपको सारी जिंदगी लाहक रहता है, जिसके लिए एक तो आपको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। अब सारी जिंदगी का सोच के वैसे ही इंसान जो है वो परेशानी का शिकार हो जाता है। दूसरा ये है कि ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है या स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, ये एक उतना ही रिस्क फैक्टर है जिससे ये दिल के अमराज में मजीद इजाफा हो जाता है। अच्छा, ये दिल की बीमारियों का शुगर से, ब्लड प्रेशर से इनका क्या रिलेशन? मैंने पहले बताया आपको कि ये जो हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, इनमें जो सबसे कॉमन है, सबसे बड़ा रिस्क है वो शुगर का है। जिस इंसान को शुगर हो जाए, अगर वो उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो ऐसा समझे कि उसको अगले 5-10 सालों में दिल का मर्ज हो ही जाना है। बिल्कुल ऐसे ब्लड प्रेशर का मसला है। अगर ब्लड प्रेशर हो जाए और इंसान उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करता, दवाई टाइम पे नहीं लेता, तो ये वैसा ही रिस्क फैक्टर है जैसे शुगर है। तो इस इंसान को आज नहीं तो कल ये दिल के मर्ज की तरफ ले जाएगा। अच्छा सर, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, पाकिस्तान में हर 20 में से 9 अफराद ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। जो 52% आबादी को ये पता भी नहीं होता अफराद को कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, और वो मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट यूज़ करते हैं। इसका बड़ा इफेक्ट क्या है? ये पेशेंट के ऊपर ये जो टैबलेट है मुख्तलिफ कंपनीज की, ये क्या इम्पैक्ट करती हैं? ब्लड प्रेशर एक तो ये है कि ये एक दायमी मर्ज है। सबसे पहले तो ये है कि इंसान एक डिनायल फेज में चला जाता है कि उसे तो ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये है कि इसमें हमारी अपनी इग्नोरेंस भी शामिल होती है कि हम प्रॉपर जो है ब्लड प्रेशर अपना चेक भी नहीं कराते। तीसरा ये है कि मरीजों में अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जैसा उसको सर में दर्द रहता है, तो अब ये है कि वो उसको इग्नोर कर देता है कि ये एक आम सर का दर्द है, तो उसके लिए वो जस्ट पैनाडोल टैबलेट या कोई भी पेन किलर लेता है जो उससे ठीक हो जाता है। तो इस वजह से वो इसको इग्नोर करता रहता है। तो एक काफी अरसा गुजरने के बाद फिर ये है कि ये जो ब्लड प्रेशर है, इसके अपने जो पेचीदगी है इंसानी जिस्म के अंदर, वो आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो कौन सी खुराक को ले, किस टाइम ले, और रूटीन वाइज क्या क्या इस्तेमाल करे जिससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे? खुराक में जो सबसे अहम चीज जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है वो नमक का इस्तेमाल। आप जितना नमक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, उतना ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये चिकनाइयों का इस्तेमाल है। अगर आप इनको कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा। और इसमें जो एक अहम चीज मैं इजाफा करना चाहूंगा वो वर्जिश है। अगर इंसान रोजाना एक 30 मिनट की एक ब्रिस्क वॉक करे, तेज तेज चले, तो इससे भी ब्लड प्रेशर जो है काफी हद तक कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। और सर, शुगर की बात करते हैं। शुगर में काफ़ी जो वर्ल्ड है, ऑल वर्ल्ड इज उसमें इम्पैक्ट है। शुगर का क्या रोल होता है इसमें? जिस इंसान को शुगर हो जाती है उसके जब आखिरी स्टेज तक पहुंचता है तो उसके पाँव में से खून आना या जिल्द का फट जाना, फिर बाद में जब वो हड्डियां सिकुड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाए, फिर उनका ऑपरेट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? शुगर भी ब्लड प्रेशर की तरह एक दायमी मर्ज है। अगर हम एक तो शुगर खुद एक बीमारी है, उसके बाद जो है इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी अज़ा हैं उस पे शुगर का असर आना शुरू हो जाता है। अगर हम खून की नालियों की बात कर ली जाए, जैसे आप कहते हैं कि पाँव में जख्म बन जाते हैं, तो एक तो यह है कि जब खून की सप्लाई हमारी मुतासिर होती है तो उसकी वजह से, और जो जिस्म के अंदर आसाबी रेशे हैं, तो इंसान की जो पेन को महसूस करने की जो कैफियत होती है उसमें कमी आ जाती है। एक तो इंसान को वो पेन, अगर चोट लग भी जाए तो पेन नहीं महसूस करता इंसान, तो इस वजह से एक तो उसे पता नहीं चलता। दूसरा जो है खून की सप्लाई वक्त के साथ साथ कम होती रहती है शुगर के मरीजों में। अच्छा, शुगर एक विरासती बीमारी भी है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये जो शुगर है
जिस खानदान में नहीं है और जो एक फर्द है वो इम्पैक्ट हो जाता है, ये शुगर की वजह से इम्पैक्ट, ये शुगर दरअसल है कि क्यों होती है इंसान में, किस वजह से, खुराक का इसमें रोल है, क्या चीज़ है इसमें? शुगर बेसिकली दो किस्म की होती है, एक टाइप 1 जिसको हम कहते हैं और उसके अलावा टाइप 2 है। टाइप 1 ये तो आपको विरासत में मिलती है और छोटी उम्र के बच्चों में ही ये इसकी जो अलामात हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाती है। ऐसे मरीजों को हम मोस्टली जो है इंसुलिन की तरफ ले जाते हैं। बाकी जो कुछ टाइप 2 है वो बड़ी उम्र के लोगों में इसके जो अलामात हैं वो आना शुरू होते हैं। तो टाइप 2 में भी ज़्यादातर यही वजूहात हैं कि स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर का मर्ज हो गया, या कोई एक हमारी जो ग़िज़ा है कि इसमें हम अगर परहेज़ प्रॉपर नहीं करते तो वक्त के साथ साथ जो है शुगर का इस्तेमाल बॉडी में शुगर के लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। फिर खून के जिस्म के अंदर एक अज़ा है जिसको हम लबलबा कहते हैं। लबलबा ने इंसुलिन पैदा करनी होती है, अगर उसके जो हैं जो सही फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाता तो इस वजह से भी ये शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इंसान को वक्त के साथ साथ फिर ये मर्ज लाहक हो जाता है। जी नाजरीन, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि शुगर की दो अक़साम होती हैं। एक तो बच्चों में छोटी उम्र में वो जो उनकी इंडिकेशन है वो शो होना शुरू हो जाती हैं, और एक बड़ों में हो जाती है। तो इसमें डॉक्टर साहब कह रहे थे खुराक का इसमें बड़ा रोल होता है, डिप्रेशन का की वजह से शुगर हो जाती है। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन जारी रहे। वेलकम बैक नाजरीन। शुगर के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि शुगर की दो टाइप्स होती हैं, एक तो बच्चों में और बड़ों में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अचानक चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये वजह क्यों है कि ये पेन होता क्यों है और इसकी क्या वजह है? ये सबसे बड़ा इसका मैन फैक्टर क्या है? अगर किसी भी इंसान को ना अचानक छाती में दर्द शुरू हो जाए तो सबसे पहले तो उसने इसको इग्नोर नहीं करना कि ये एक आम छाती का दर्द है या जिस्म का दर्द है। तो एक इसको इग्नोर नहीं करना और इसके बाद फौरन आपने डॉक्टर से रिव्यू करते हुए ईसीजी की तरफ जाना, क्योंकि ये खुदा न खासा एक इमरजेंसी हो सकती है जो बाद में जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो ईसीजी करने के बाद जो डॉक्टर होगा वो इसका डिसीजन लेगा कि ये दिल का दर्द है या नहीं, और अगर ये खुदा न खासा आपको दिल का अटैक हो गया है तो उसमें फिर वो हॉस्पिटल की कंडीशन के मुताबिक कि आया कि वहाँ दिल का इलाज पॉसिबल है तो उधर ही हो जाएगा, अदरवाइज आपको फौरन इमरजेंसी में एक ऐसे हॉस्पिटल की तरफ वो रेफर कर देंगे जहाँ दिल का इलाज पॉसिबल होगा। अच्छा, ये जो बैकवर्ड इलाके हैं जिनमें हार्ट ऑफ डिजीज होती हैं या अटैक हो जाता है, तो अटैक वो हॉस्पिटल ना पहुंचते हुए उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या करना चाहिए कि इमरजेंसी की सूरत में कि उसे हार्ट अटैक हो गया है तो इमरजेंसी की सूरत में क्या करें कि हॉस्पिटल तक जाते जाते वो नॉर्मल रहे और उसकी ट्रीटमेंट भी मुकम्मल हो जाए? अब ये एक बहुत बड़ा जो हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि जब दिल का अटैक हो जाता है तो दिल के जो इलाज करने वाले हॉस्पिटल हैं वो पेरीफ्री से बहुत ज़्यादा सफ़र पे हैं, जिनमें 2 से 3 घंटे का सफ़र तो एक आम सी है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का मसला है। तो इसमें ये सबसे पहले तो आपको जो है खून को पतला करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल मौके पर ही कर लेना चाहिए। उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो एक डिस्प्रिन की गोली और 4 क्लोपिड की गोलियां हम खिला देते हैं। इसके अलावा एक खून को पतला करने वाला टीका होता है जिसको हम हेपरिन का नाम देते हैं, वो भी हम उसे देते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम जुबान के नीचे एक एनजीसेड की गोली रखते हैं जिससे पेन में काफी हद तक कमी हो जाती है। तो ये एक इमरजेंसी है, हर घर में एनजीसेड की जो गोली है वो अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो वो टाइम आने पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दिल की बीमारी होती है ये कैसे पता चलता है कि मुझे दिल का मसला हो गया है? जब अदर पेशेंट होते हैं उनको कैसे ये इन्फॉर्म होता है, इसकी बड़ी वजह क्या है? अच्छा, दिल की जो अलामात हैं वो 2 तरह से आती हैं, एक इमरजेंसी की सूरत में, एक आम जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, लाइफस्टाइल है उसमें आता है। इमरजेंसी तो एक इमरजेंसी होती है जिसमें अचानक आपके ना छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो, और ये एक दिल का अटैक होता है जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया। दूसरे नंबर पे आता है कि आम लाइफ में जब इंसान चलता है तो चलने से उसकी छाती में दबाव, बोझ की कैफियत आ जाती है या उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, और जब वो बैठता है तो इन अलामात में काफी हद तक कमी महसूस करता है कि जैसे जो ही चलेगा छाती में पेन होगा, बैठेगा वो पेन बेहतर हो जाएगा।
तो ये एक अलामत है कि ऐसे, ये एक दिल की अलामत है कि आपको खुदा ना खास्ता दिल का मर्ज लाहक होने लगा है। तो इसमें भी यही है कि आप फौरन डॉक्टर से असेस करवाएं कि आया कि ये दिल का मसला है या नहीं। अच्छा, ये जो अक्सर लोग रात की जो खाना है वो खाने के बाद उनको गैस की कैफियत हो जाती है, और वो जो हार्ट है उसमें भी पेन या चेस्ट में पेन होता है, वो इस चीज़ को मोस्टली समझ लेते हैं कि मुझे दिल का मसला हो गया है। उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, ये जो है मैदे की जलन ना, ये ओवरलैपिंग एक एरिया है जिसमें ये है कि आम तौर पर तो ये मैदे की जलन ही होती है जिसको हम मैदे की दवाइयां देकर ठीक कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी खुदा ना खास्ता ये दिल का अटैक भी हो जाता है, क्योंकि दिल की एक जो दीवार है वो मैदे के साथ बिल्कुल अटैच है और उनकी जो असाबी रेशे हैं वो, तो इस वजह से वो इंसान समझ रहा होता है कि ये मैदे का मसला है, लेकिन ये दिल का मसला भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप मैदे की दवाई खाने के बावजूद आपके जो है मैदे का दर्द सही नहीं हो रहा, तो आपको भी फिर ईसीजी की तरफ जाना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। फिर वो डिसाइड करेगा कि ये दिल का मसला है या मैदे का मसला। अच्छा सर, आप साबिक रजिस्ट्रार परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी में रह चुके हैं, तो इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है कि जो हार्ट ऑफ डिजीज़ हैं या हार्ट ऑफ पेशेंट हैं, इस हवाले से क्या इक़दामात कर रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए? क्या ये हो रहा है? हाँ जी, इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट में तो आ चुकी है। इसमें पहले ये था कि हम अटैक के जो मरीज थे उनको सिर्फ जो खून पतला करने वाला इंजेक्शन था वो लगाते थे, लेकिन उसका जो सक्सेस रेट था वो 60 से 70% तक था। अब यह है कि इमरजेंसी में जिन मरीजों को अटैक हो जाता है उनको जो है एंजियोप्लास्टी की, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट में दी जा चुकी है। अब ये है कि जो भी मरीज जहां से भी इमरजेंसी की अटैक की सूरत में रेफर होते हैं उनकी फौरन विद इन 10 to 15 मिनट परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट जो है वो एंजियोप्लास्टी कर देते, और इस एंजियोप्लास्टी का जो सक्सेस रेट है वो 90% से भी ज्यादा है। तो इस वजह से जो दिल की अमराज हैं, इनकी जो पेचीदगियों से अमवात होती थी, इसमें काफी हद तक अब बेहतरी लाई जा सके। सर, आपकी ड्यूटी इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में है, ये बताइएगा कि कितनी हार्ट के पेशेंट हैं, ये इसकी जो मेजॉरिटी है, या अगर एक मंथली देख लें कितने पेशेंट आ जाते हैं कि ये इंक्रीज तो नहीं हो रहे क्या इसका? नहीं, हार्ट का जो मसला है वो अब बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। पहले तो ये बड़ी उम्र के लोगों में आता था, लेकिन अब तो हमारी यंग जनरेशन भी इससे जो है मुतासिर होना शुरू हो चुकी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। अगर हम इसको सही तरीके से मेंटेन नहीं रखेंगे तो ये मजीद बढ़ जाएगी। सही सर, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, जो हार्ट के पेशेंट है उन्हें आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो रूटीन वाइज खुराक है वो इस्तेमाल करें, और जो परहेजगारी है या जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसमें क्या आप ऐड करना चाहेंगे, उसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? बस मेरी तरफ से मैसेज यही है कि अगर आपको खुदा न खासा ये मर्ज लाक हो जाते हैं तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना है आपने, और इसके बाद आपने इसके साथ फाइट करना है, लड़ना है इससे। और लड़ने का यही तरीका है कि सबसे पहले आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेनी। पहले जो आपकी नॉर्मल लाइफ थी, अब आपको इन बीमारियों से, इनकी पेचीदगियों से बचने के लिए आपको लाइफ अपनी मैनेज करनी पड़ेगी, जिसमें आपने ग़िज़ा का परहेज करना है। हर बीमारी का अपना एक ग़िज़ा का परहेज है। कॉमन जो है वो यही है कि हम नमक, चिकनाई और बड़ा गोश्त और बेकरी की जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे परहेज करें। उसके बाद आपने जो है दवाइयों का इस्तेमाल वो मुसलसल करते रहना है, चाहे शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है या दिल का मसला। अगर ये चीज़ें जो हैं आपकी दवाइयों के इस्तेमाल से बेहतर हो भी जाएं तो आपने दवाइयों का इस्तेमाल तर्क नहीं करना, बल्कि उसको जारी रखना है। जी नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, दिल के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में सालाना 40 लाख अफराद अमराज कल्ब में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो शुगर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर है, उनको एक रूटीन वाइज जो खुराक है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, उन्हें एक वर्जिश का करनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से बच सके। और जो मैन फैक्टर है हार्ट का, और हार्ट के हवाले से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो हार्ट का पेशेंट है जिसे चेस्ट में पेन हो जाता है तो उसे फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि इसी तरह की डिजीज दोबारा फिर क्रिएट ना हो और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में हम एक हेल्थ के नए इशू के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
करते हैं। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर इनको टेस्ट करें। और यहाँ पे जब आते हैं रश होता है और इतना रश होता है कि कभी कभी लाइन लगनी पड़ती है और दूरों तक लाइन जाती है। तो मतलब हम जब भी यहाँ आए हैं ना तो हमें रश ही देखने को मिला है। तो मैं कोई 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस करके आता हूँ ये लेने के लिए। हाँ जी जी, जैसे कि यहाँ पर मौजूद कस्टमर क्या कहना था, मैं यहाँ पर 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर आता हूँ ये खाने के लिए, और हमारी जो पूरी फैमिली है वो भी यहाँ से नाश्ता करती है। और जो बात की यहाँ पर लोगों की जो लाइनें लगी होती हैं वो इनकी जीत है, और इनके जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और लोगों का जो रश है वो इनके टेस्ट की एक अलामत है, एक निशान है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि मामा जना और हलवा पूरी वाले हैं, इनके हलवा पूरी की क्या एक खास बात है कि यहाँ पर हर वक्त लोगों का एक रश देखने को नजर आता है। जी बताइएगा। भाई बात ये है कि मुझसे कहना, ये बहुत पुराने काम करने वाले, बेचने वाले, और मुल्तान में